हाँ, विषय हमारा वही चल रहा है, पांच लब्धियां का है। पांच लब्धियों में हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनसे ये एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो काल का अनुसार कैसे, क्योंकि कर्म जो है वो एक एक समय में आने हैं। एक एक समय का ही सारी हमारी जो प्रोसेस है, पर्याय का ले लो, किसी का ले लो, वो एक एक समय को ही हम लेकर चले कि सबसे स्मॉलेस्ट अंश, जिसे कहते हैं निरंश, एक समय का वही है। काल के अंदर समय का है। तो ये सारा जो है एक एक समय से हमारा प्रोसेस है। लेकिन इसमें अनुभाग जो है, जो उसकी शक्ति है, उसको बताने के लिए अब मतलब इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है कि हमारा जो अबाधा काल के बाद जो कर्म हमारे बनते हैं एक समय में, वो एक समय में नहीं आते, वो डिस्ट्रीब्यूशन होके आते आएंगे अपनी स्थिति बंद के समय में। जो अंतिम निषेक होगा वो स्थिति बंद के समय आएगा, जहां टाइम का काल की स्थिति उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन शुरुआत उसकी जो हो सकती है वो पहले से हो सकती है, अबाधा काल के बाद कभी भी हो सकती है। और अबाधा काल के बाद में पुरुषार्थ करके हम पहले से भी शुरू कर सकते हैं, और टाइमिंग के अनुसार थोड़ा बाद में भी हो सकता है। लेकिन अंत उसका स्थिति बंद के अंदर हो जाना है। ये तो बात रही कि उन उन जो प्रदेश उदय हो रहा है वो समय के अनुसार कैसे हो। अब उस प्रदेश उदय के साथ जो उसमें अनुभाव है, जो रस मिलना है, जो अनुभाग जो है, जिसे हम कहते हैं रसानु, या हम कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग जिसका विभाग नहीं हो सकता वो प्रतिच्छेद। ये उस शक्ति की मेजरमेंट है जो वहां से उस काल के अंदर जो कर्म बंधा था जब वो हट रहा है। उसमें दो चीजें हैं, और वो जो परमाणु है, कर्म परमाणु या कार्बन वर्गना कह दो, उसमें जो दो चीजें हैं, एक काल के अनुसार उसकी रिकॉर्डिंग थी, एक उसमें शक्ति की। काल के अनुसार उस समय में हट रहा है, तो शक्ति कितनी है, तो शक्ति की मेजरमेंट कहाँ से होगी, उसका माप क्या है शक्ति का, वो अविभाग प्रतिशत। इसमें कितने अविभाग प्रतिशत, जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी शक्ति ज्यादा है, कम है तो कम। तो इसलिए जो शब्द स्पर्धक आया, वो जब ये बहुत छोटा यूनिट है एक एक समय का, हम कहते हैं प्रथम निषेक पहले समय का, उसके बाद एक समय और दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, ऐसे करते करते भविष्यकालीन अनंत अनंत निषेक, ये सारे जो हैं ये क्या है, उसके एक एक समय में जो कर्म उदय में आना है, जिस हिसाब से उसकी फॉर्मेशन होती है, ये भी सिस्टमेटिक है जैसे होना है। क्योंकि कई कर्मों के इकट्ठे होके आने, जो कर्म एक समय में बंधा वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इसके अगले समय में बंधा सिर्फ एक समय बाद फिर बंध गया, अब उसका भी तो कर्म उदय में आने अपने टाइम के अनुसार कैसा कर्म बांधा है, वो सारों की ऑटोमेटिकली कैसे बनता है, वो एक इक्वेशन बनती है। इसके इसके 100, उसके 200, उसके 50, उसके 30, उसके ये करके फिर उस समय के अंदर भुगतान हो रहा है। ये तो काल के अनुसार हो गया। अब उनके अभी भाग प्रतिच्छेद जो हैं वो कैसे आएंगे। कोई हल्का कर्म बांधा है कषाय के कारण, कोई भारी बांधा हुआ है अनुभाग का, अब वो कैसे आएंगे, उसको हम स्पर्धकों से मेजर कर रहे हैं। इसमें जो निषेध थे, उस निषेधों का हमने कैसे कर दिया कि सबसे कम स्पर्धक कहाँ है, उसको सबसे पहले ले लिया। और उसके बाद में उसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाते हुए जब वो दुगना हो जाता है, वहां से दुगना हो जाता है, जहां से मान लीजिए 100 से शुरू हुआ तो 200, उसके भी वो सारा एक स्पर्धक हो। फिर 200 से शुरू हुए फिर 300 तक गए, वो उसका नेक्स्ट स्पर्धक हो। इस तरह ये स्पर्धक चल रहे हैं, ये स्पर्धक चल रहे हैं। इसमें इन स्पर्धकों में भी उछल कूद होती है, वो हम आगे बात करेंगे। जब हम कहते हैं इसका अपकर्षण हुआ, उत्कर्षण हुआ, कैसे हो गया अपकर्षण, कैसे होगा, तो जीव के पुरुषार्थ से जो कर्म ऊपरले स्पर्धकों में थे वो छलांग लगाकर नीचे में आ जाते, कम अविभाग प्रतिशत हो, ये हमारा पुरुषार्थ होता है। उसका अनुभाग भी खत्म हो गया, और नीचे से निषेकों के हिसाब से उसकी स्थिति भी कम हो गई, तो हम इसको कहते हैं अपकर्षण हो। वो अपकर्षण हो गया। उत्कर्षण भी हो सकता है, हमारी स्थितियां बिगड़ गई हैं तो यहाँ से जो है वहां का कर्म ऊपर चला गया स्पर्धक में, डिवीजन मतलब ये 100 से 200 के रेंज में था, अब वो 200 से 300 के रेंज में चला गया। ये बात समझने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है कि हम कहते हैं कि कर्मों की स्थिति में हम अपने पुरुषार्थ से उसका अपकर्षण भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हानि भी कर सकते हैं, और उत्कर्षण भी कर सकते हैं।
कर्म हमारे बढ़ भी सकते हैं, उनका अनुभाग भी बढ़ सकता है, उनका स्थिति बंद बढ़ सकता है। इन दोनों का खेल जो होता है अपकर्षण उत्कर्षण में होता है। ये तो सभी जानते हैं, अपकर्षण उत्कर्षण होता है कर्म। ये यहाँ जब कहते हैं कि आदमी कहता है ना कि मेरा पुरुषार्थ कहाँ रखा, ये पुरुषार्थ यहाँ पर है, कर्म बंध गया, ऐसा हो गया, अब तू जो कर रहा है उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तू चाहे तो उदीरना कर ले पहले लाकर। अब जो जो कर्म की उदीरना करेगा वो पहले अपकर्षण करेगा। ये तो उदीरना कैसे होगी, वो जहां पड़ा हुआ है आप उसको पहले लाना चाहते हो तो उसका अपकर्षण होगा, यानी वो नीचे आ जाए टाइम के ऊपर, और नीचे आ जाए तो उस समय में समय से पहले आपने शुरू कर देना। ये हमारी जो वर्तमान की स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं। जितना जितना हम सही होते जाते हैं, सही होने के बाद जितना हम विशुद्धि बढ़ती जाती है, ये प्रोसेस हमको हेल्प करता है। और जितनी जितना हम संक्लेश बढ़ता है हमारा कषायों का, ये हमारी स्थितियां खराब होती हैं, ये भी अंदर ये पैटर्न ये भी खराब, ये नजदीक आने की बजाय और ऊपर वाले स्पर्धकों में चल जाएगा जो और भारी है। जो 300 से 400, 400 से 500 अविभाग प्रतिशत में उसमें चले गए, तो यह क्या हो गया, उत्कर्षण हो गया। हमारा बेनिफिट तो यह है कि हम अपकर्षण करके जल्दी से जल्दी निवृत्त हो उनसे। हाँ, और नीचे आने का मतलब है कि उसका अविभाग प्रतिशत भी कम होगा, उसका विभाग प्रतिशत भी कम होगा। अब ये जो जितने नीचे नीचे आते हैं, तो ये फिर ये इसलिए क्यों बताया जा रहा है कि जब हम उस पे आएंगे ना शिवक्षम लब्धि में, तो हम कहते हैं इनका अविभाग प्रति अप्रशस्त प्रकृतियों का अविभाग प्रदेश जिनका अनंत गुना कम हो गया, तो वो वही होंगे जिनका वो ऊपर से नीचे आ गए, स्पर्धकों में आ गए। वो कर्म जब उदय में आ रहे हैं तो उसका प्रदेश उदय तो हो रहा है, विभाग जो है ना अब सारे अप्रशस्त हैं, क्योंकि प्रशस्त कर्म जो है जो पुण्य वाले होते हैं उसका कुछ नहीं हो रहा। ये तो अप्रशस्त के जो है उसका, दोनों घाती का और अघाती का, वो जब आते हैं कर्म तो तब हम उसको क्षेपक्षम लब्धि समझेंगे, उसका बेनिफिट। उस क्षेपक्षम लब्धि को समझने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस जानना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्षेपक्षम लब्धि जान ही ले हम कि क्षेपक्षम में ऐसा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली ये पीछे प्रोसेस कैसे होता है। ये आपने समझना है कि ये सारा क्या है, ये खेल समय और शक्ति का है। वो समय से कौन कौन सा उदय में आएगा कर्म, जो बंधा है वो आएगा उदय में, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होना है। पर वियोग होते हुए उसका अनुभाग जो है ना वो प्रदेश उदय में आपका इतना कंट्रोल नहीं है, सिवाय आप उदीरना टाइम से पहले कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अविभाग प्रक्षेप पर आपका कंट्रोल है, उसको आप अपनी स्थिति के अनुसार उसको भोगे या नहीं भोगे, उसका वेदन करें या ना। अब आपकी स्थिति कैसी, अब अपनी आत्मा में है, आत्म ध्यान साधना में है, कहाँ पर उस समय है जब उसका टाइम आ रहा है, उस स्थिति से उसमें फर्क पड़ता है। अविभाग प्रक्षेप, ये चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यस, तो ये सारी जो ये परिभाषिक शब्द हैं, याद रहते हैं ये नहीं याद रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपको तो ये है कि समझना ये जरूरी है, समझना ये जरूरी। तो इसमें हमने ये सारा हम डेफिनेशन कर चुके हैं। ये वर्ग कैसा होता है जब दोनों चीज होती हैं, शक्ति और उसके समय के अनुसार जो है, यानी स्थिति बंद और अनुभाग बंद, किसी एक परमाणु में दोनों चीजें हैं। तो जब तक हम परमाणु की बात कर रहे थे, अब वर्ग वाली बात कर रहे थे, अब हम शक्ति की बात कर रहे हैं विभाग पर पीछे, क्योंकि सुख दुख भी हमें साथ बनाना थोड़ी हो। वो भी साथ ही बंधा हुआ है। तो अब इसमें क्या है, इसमें वर्गना, वर्ग से फिर वर्गनाएं आ गई, उसका समूह। अब क्या है कि जब समूह हो जाता है, वर्गों का समूह हुआ तो वर्गनाएं होगी। और एक वर्गना में तो अनंत, उस प्रथम वर्गना जो हम कह रहे हैं उसमें भी कितना है? उसमें तो अविभाग प्रतिशत तो सबका बराबर है, उसको हम एक वर्गना कहेंगे। पर उसमें संख्या तो उनकी बहुत है, परमाणु सबकी मिलाकर जितनी आ रही। तो ये हमने जानना है, जघन्य वर्गना से प्रथम वर्गना, ये करते करते हम फिर द्वितीय वर्गना, वो स्पर्धक बन जाता है। स्पर्धक भी हमने जान लिया कि कैसे। ये सब क्यों बनाया जा रहा है कि जब अविभाग प्रतिच्छेद में, जैसे समय में कहते हैं एक समय पहले दूसरे समय से पहले, वो निषेकों में बात करें, लेकिन जब शक्ति की बात करेंगे तो अल्टीमेटली हमने ग्रुपिज्म, ग्रुप करने, ग्रुप कैसे करने, ये किस तरह का है, तीव्रतम है, तीव्रतर है, तीव्र है, मंदतर है। तो उसमें हमने डिवाइड करना, उनको नाम दिए गए थे, हमने बात करी थी। नाम देने के लिए उसका ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा। अब एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को तो हम बात नहीं करेंगे। तो उसमें कितने कितने अविभाग प्रतिच्छेद के कारण वो किस स्थिति में है, उसको हम कहेंगे कि ये कर्म जो है ये गुड़ है, ये खांड है, ये शक्कर शक्करा मिश्री मिश्री है, और ये अमृत है।
तो अमृत वाला जो है वो ऊपर का हो गया। तो उसको इंस्टेड ऑफ हम ये कहें कि ये पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा, खांड में ही कितने स्पर्धक आ जाएंगे और उसमें भी कई वैरायटी आ जाएंगी। और इस तरह हम जो दूसरा वाला था उसमें जो घाती कर्मों का हमने जाना था, उसमें लता था, लता था, दारू था, तो अस्सी था, और शैल था। मतलब ये कितना कठोर, कितने भारी होते जा रहे हैं और कितने लाइट होते जा रहे हैं। तो ये कैटेगराइज करने के लिए स्पर्धकों की जरूरत पड़ी ना। तो सारों को मिलाकर सब विभाग प्रतिशतों से अब हमने ग्रुप करके उनको एक कैटेगरी में बना दिया कि ये जो हल्के कर्म है जिसके विभाग प्रतिशत के, वो आपके लता के अनुसार है, ये थोड़ा लकड़ी के अनुसार हो गए, ये हड्डी की तरह सख्त हो गए, और ये पर्वत शैल की तरह, यानी पर्वत की जो चट्टान की तरह वैसे कर्म। तो ये कैटेगरी ऐसे होगी, वो कैटेगरी ऐसी। ये अपना पूरी लॉजिक को समझने के लिए कि भारी कर्म, तीव्र कर्म, कर्म, मंद कर्म, ये कैसे हैं, तो अब हम बात करेंगे उन्हीं उन्हीं के हिसाब से। अब फिर या इसमें ये हमने यहाँ तक हमने कल कर लिया था, ये हमने दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आप उसको पढ़ सको। भाषा नहीं, उसको भावों में आपके भाषित हो जाए, अनुभव में आ जाए। ये सारा प्रोसेस कराया क्यों जा रहा है, ये क्यों ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, ये उसकी बैकग्राउंड है और ये आपको समझना जरूरी है। नहीं तो आपको वो रटने पड़ेंगे बुद्धि के सर पर, उसका कोई लाभ नहीं है। अब ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका पीछे का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। तो प्रत्येक कर्म प्रकृति के अनंत अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। एक कर्म प्रकृति के अनंत अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। वहां मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है। वहां एक एक दो दो को कैसे बताएंगे, ये 100 वाला स्पर्धक, ये 100 के अविभाज्य परिच्छेद का है, ये 200 का है, ये 101 का है, ये 201 का है, कैसे करेंगे। आपको तो ये है कि उसमें ये देखना होगा कि 100 से लेकर हो सकता है कि 400 तक ये जो है गुड़ की स्थिति के, क्योंकि उस गुड़ में भी वैरायटी हो जाएगी, गुड़ में वैरायटी। अब ये चीजें समझकर घाती कर्मों में मंद से तीव्र जो अनुभाग है, अनुभाव कहें या अनुभाग कहें, एक ही बात है। चार स्पर्धक हैं। लता का, लता भाग ये नरम है, दारू मतलब काष्ठ का, अस्थि का और शैल भाग। अस्थि वाला वो अत्यधिक है, और सर्वाधिक कौन सा है, शैल भाग। ये उतने हर प्रकार के अनंत स्पर्धक हैं, और हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक, मतलब एक निषेक में भी ये काफी हो सकते हैं। एक निषेक में ये, इसको कहते हैं अगर चारों बन रहे हैं किसी कर्म के अंदर तो चतुस्थानगत कहते हैं कि चतुस्थान। और मान लिया आप उसमें इतना भारी नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई, हमारी स्थिति से डिपेंड करता है कि जैसे अब शैल का मेरा कर्म नहीं बनेगा क्योंकि अब मेरे अनंतानुबंधी कषाय खत्म। अब अनंतानुबंधी नहीं है तो फिर शैल का क्यों बनेगा। तो अब मेरा लता भाग और दारू और अस्थि बनेगा। मैंने अब प्रत्याखानी मेरा गया, वो चौकड़ी भी गई, अब हो सकता है लता और दारू का बन जाए। तो अब धीरे धीरे मतलब यह है कि ये मेरी स्थिति के अनुसार उनकी कैटेगरी चतुस्थानगत, त्रिस्थानगत, द्विस्थानगत बने। अब ये कर्म का जो बंदा है, ये हमने समझना है। चतुस्थान का मतलब है कि अगर कोई 1 लीटर आपने जो है मीठा लिया, मतलब गन्ने का रस ले लिया, और वो 250 ml रह गया, तो चतुस्थान आ गया। पहले चाशनी में होता था 4 तार की, 3 तार की, 2 तार की चाशनी जैसे कहते थे। उसी तरह ही वो उतना ही जो मटेरियल आपका है तो माल वही, वो कितना गाढ़ा हो गया और कितना पतला हो गया। अब ये गाढ़ा पतला करना भी ये हमारे बस में है। जब हम ये कहते हैं कि चतुस्थानगत के अंदर जो ऊपर की दोनों कैटेगरी हैं, द्विस्थानगत में वो आकर, वो जो जितने कर्म का है अप्रशस्त प्रकृतियां, वो वो कभी उदय में आएंगी ही नहीं। वो आगे वर्णन आएगा आज कल, वो उदय में आएंगी ही नहीं। हाँ, वो लता और दारू आ रही है, दारू आ रही है, और जब ये टाइम उसका खत्म हो रहा है स्थिति का, तो चतुस्थानगत द्विस्थानगत बन के खत्म हो जाएगा। खत्म। वो अप्रसन्न तो हाँ बहुत ज्यादा है, वो हाँ, तो आएंगे नहीं आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। अलग हो हाँ, जाएंगे। वो अब ये कहोगे कि क्यों नहीं आती, तो मैं ये कहता हूँ ऐसे कि जैसे सोने में जंग नहीं है, हाँ सोने में जंग नहीं है। हाँ। अब उसको जंग नहीं लगता, नहीं लगता। आत्मा में अशुद्धि नहीं है, आत्मा में शुद्धि नहीं है। ये उसकी अगर देखा जाए तो ये उसके अंदर क्या अतत्व शक्ति है। 30वीं होती है अतत्व शक्ति, कि उसकी जो चीजें हैं उसकी वैसी की वैसी रहती है। 47 शक्तियों में से एक आती है। तो ये उसके अंदर क्या आता है कि वो उसको कुछ बदल नहीं सकता, वो आप बदल नहीं सकते उसको, उसमें वैसे का वैसा ही रहेगा।
जो स्थितियां उसमें बनी हुई हैं कि ये उदय में नहीं आई। ऊपर के जो है दो स्थान जो है वो ऊपर नहीं आए, शैल और अस्थि आएंगे नहीं। ये अब हमने अभी प्रश्न मत करना, कुछ धारा टूटेगी। हर प्रकार के अनंत स्पर्धक हैं। अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म में अनुभाग जो है के चार स्थान पाए जाते हैं। जब किसी कर्म में चारों प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुस्थानगत बंद कहते हैं। जीव के विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब कषाय मंद, विशुद्ध का मतलब जीव के विशुद्ध का मतलब कषाय मंद परिणामों में अति तीव्र घाती कर्म नहीं बंधते। अब जब उसका विशुद्धि है, कषाय मन है, तो अब उसके तीव्र कर्म नहीं बनेंगे, तीव्र घाती कर्म नहीं बंधते। तो शैल प्रकार के नहीं, तो अगर नहीं बंधता तो त्रिस्थानगत हो गया। जब मात्र दारू लता भाग रूप बनते हैं तो द्विस्थानगत बंद हो गया। मतलब ये उतना ही वो जो वो स्थिति है वो पतली हो गई, और जितनी वो सघन होती जा रही है उतना उसका स्थान में उतनी वो भारी होती जा रही है। अब द्विस्थानगत में दारू और लता भाग रूप बंद होता है, शैल अस्थि भाग वाला बंद नहीं होगा उसका। अब हमारे उस जीव का मतलब उसकी अब उसके साथ में अब उसकी क्या है कि उसको मिथ्यात्व में भी नहीं जा रहा, मिथ्यात्व में नहीं जा रहा तो उसको वो कंडीशंस नहीं मिल रही मिथ्यात्व वाली, इसलिए वो ज्यादा स्थितियों को ज्यादा फंसेगा नहीं। कर्म बंध के अंदर सबसे ज्यादा आश्रय जो है मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। और रही बात अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग की, ये कंट्रीब्यूशन बड़ा कम है। ये मान लो कि ये 20% ही है साहब, 20%, 80% तो मिथ्यात्व नहीं करोगे। तो उसी हिसाब से ये थोड़े थोड़े जो बन रहे हैं, अब स्थितियां हमारी कैसे बदलेंगी ये हमने समझ लेना है। घाती में अप्रशस्त और प्रशस्त दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनके अपने अपने स्पर्धक अलग हैं। प्रशस्त के अंदर क्या है, मंद से तीव्र की तरफ जाए तो गुड़, खांड और शर्करा, मिश्री और अमृत। घाती तो एक ही प्रकार का, वो तो जो बताया ना लता, लता का जो है वो उसमें तो है कि वो तो कर्म ऐसे ही बनेंगे, उसमें तो घाती। इसके अंदर दो प्रकार है घाती में, अब अप्रशस्त भी और प्रशस्त भी, दोनों तरह के हैं। यानी कि ये जो है ना गुड़, खांड, शर्करा, मिश्री, अमृत भी है। और इन चारों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है। इन स्पर्धों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अत्यधिक है, बढ़ती जाती है। गुड़ से खांड में ज्यादा, फिर शर्करा मतलब मिश्री, फिर अमृत आगे। अघाती की अप्रशस्त प्रकृतियां मंद से तीव्र के हिसाब से चलती है। तो वो कैसे है कि नीम, नीम का निम्ब, निम्ब कहते हैं नीम को, नीम हो गया। कांजीर, कांजीर का मतलब चरायता होता है ना, चरायता, वो कांजीर उसको कहते हैं। विष और हलाहल, एक विष होता है, हलाहल उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, हलाहल। तो इसमें इन्होंने कैटेगरी के 4 नंबर दे दिए ये कि निम्ब, कांजीर, विष, हलाहल, और कांजीर का मतलब है चरायता। अब ये पदार्थ अत्यधिक कड़वे हैं, उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जैसे जैसे बढ़ते हैं, नीम से, नीम जो होती है कड़वी होती है, तो उसके बाद कांजीर और ज्यादा, विष और ज्यादा, हरला और ज्यादा। तो अघाती में सर्वघाती और देशघाती रूप विकल्प नहीं होने से अघाती का ये जो है ना क्षयोक्षम नहीं होता। यह भी बात हमें ध्यान में रखनी, ये आगे भी बात आई। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है तब अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है। अब जब है जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, अब मैंने कर्म इतने कम कर दिए, मेरे कम जो कर्म होते होते एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ रहा हूं उन कर्म में, तो मोहनी कर्म भी वैसे ही आ रहा है, सारे कर्म एक एक कोड़ा में आ रहे हैं। विशुद्धि बढ़ती जाती है तब अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुस्थानगत बंद नहीं होता। दो वाले अगले दो जो है वो नहीं होंगे उसमें। जैसे मतलब फांसी की सजा होनी थी, हाँ, वो बदल के 4 दिन की रहेगी। हाँ। इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुना हीन हीन होता जाता है। एक तो लाभ मिलता है कि नया वाला चतुस्थानगत नहीं बंधेगा, एक जो मेरा ऑलरेडी बंधा हुआ है उसका अनुभाग गिरने लग जाता है, क्योंकि मेरी स्थिति सुधर गई। मेरी स्थिति जो आत्मा की स्थिति है अब इतनी सुधर गई है कि अब जो कर्म बंधेंगे वो कैसे बंधेंगे, वो द्विस्थान वाले बंधेंगे, वो दो ही स्थान के तक वाले बंधेंगे। और जिसमें वो कर्म का उदय आएगा वो भी द्विस्थान ही आएगा, पहले दो रेंज में आएगा। और वो जो दो में आता है तो तब क्या होगा कि तब ये चतुर्स्थान वाले उसके वही सत्ता में पड़े रह जाएंगे। मतलब यह कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई,
अब घाती कर्मों में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती। जो घाती कर्मों का ना, ये जो है देशघाती प्रकृति, जिस जैसे केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय आदि सर्वघाती प्रकृति। आप कभी नहीं ये कह सकते कि मुझे थोड़ा सा केवल ज्ञान हुआ है। मतलब वो जो जो क्वालिटी शिवोपशम में होता है, कुछ क्षय हुआ कुछ उपशम हो गया कर्म आवरण का, ऐसा नहीं है। ये पूरा ढक के रखता है, और जाएगा तो सारा जाएगा, या तो केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा। थोड़ा ये शिवोपशम वाली बात नहीं है इसमें कि मैंने इतना कर लिया तो इतना हो गया, ऐसा नहीं है। तो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, ये पूरा ही जाएगा जब जाएगा। और ये आएगा ही तब केवल ज्ञान, जब सब कुछ खत्म कर लेंगे और भी कर्म जो देशघाती कोई भी पड़ा हो, सारे खत्म करके तब फाइनली ये खत्म हो। तो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, जैसे केवल ज्ञानावरणी केवल दर्शनावरणी आदि सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञान वर्ण श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान देशघाती प्रकृति, ये प्रकृति देशघाती है, क्योंकि इसमें मति और श्रुत तो कभी खत्म होने ही नहीं है। उसका तो शिव वो तो रहेगा ही, चाहे कितना उघाड़ हो, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो जड़ हो जाएगा जी, जड़ हो जाएगा। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर विज्ञान, ये देशघाती प्रकृति। अब घाती कर्म में क्या है, हमने एक तो बात करी सर्वघाती यानी संपूर्ण घात। एक में क्या है देशघाती में कि पार्शियल घात, पूरा घात नहीं करती। ये दो कैटेगरी होगी। एक सर्वघाती, ये दोनों घाती कर्म ही है, घाती कर्म की बात कर रहे हैं। घाती कर्म में सर्वघाती और देशघाती प्रकृति है। ये देशघाती के अंदर बात यह है कि सर्वघाती तो है, देशघाती प्रकृति, दो प्रकृतियां हैं। इनमें जो स्पर्धक है ना, वो सर्वघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक तो है ही है, वो हमें पता है। लेकिन देशघाती प्रकृति में स्पर्धक दोनों तरह के हैं। हाँ हाँ, ये अगर आप टेबल देखोगे ना ध्यान से, एक बार टेबल पे निगाह मारो ना, तो घाती कर्म जो है वो संपूर्ण और देशघाती के अंदर दोनों तरह के स्पर्धक हैं। प्रकृति उसकी देशघाती की है, लेकिन उसमें दोनों स्पर्धक दोनों तरह के हैं, देशघाती भी है वो है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें है, सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति में दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं, उसमें दोनों वैरायटी है। अब जो घाती कर्म है यानी कि सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती स्पर्धक है, ये शैल होंगे, अस्थि होंगे और दारू। दारू में भी ये समझ लिए कि 90% बहुभाग वो इधर रह जाएगी, और उसका जो 10% है ना, वो सर्वघाती का इधर आ जाए। फिर इसमें भी शैल और अस्थि होंगे, सर्वघाती के इसमें भी होंगे। और देशघाती के अंदर, देशघाती जो एक्चुअल में देशघाती स्पर्धक रह जाएंगे, वो दारू और लता रह जाएंगे, वो दो रह जाएंगे। प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती। प्रकृति देशघाती है, स्पर्धक उसके पास दोनों है। केवल ज्ञानावरणी सर्वघाती प्रकृति के हैं, उनके सभी स्पर्धक सर्वघाती अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये पर्याय में प्रकट नहीं होगा कि इस पर्याय में इतना उदय में हुआ तो इतना हो गया, नहीं होगा। मति ज्ञानावरणी देशघाती प्रकृति, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। अब बात यहां आती है कि ये मति ज्ञान और शुद्ध ये सारा जो है, इसमें ये है तो सही सर्वघाती स्पर्धक, लेकिन इसका उदय नहीं होता, इसका उदय नहीं होता। मति ज्ञानावरणी देशघाती प्रकृति ये दोनों है, इनके सर्वघाती स्पर्धों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय होता रहता है। मान लो सर्वघाती प्रकृति का स्पर्धक का उदय हो जाए, ये समझाने के लिए कह रहे हैं, मान लो कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए, तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। हाँ, तो ये जो है ना, ये मतलब ये उसको मतलब जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, और जड़ अचेतन हो जाएगा, या जड़ या अचेतन जो है, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी नहीं होता। शयोपशम की परिभाषा इस प्रकार, अब समझे शयोपशम की परिभाषा क्या बनी। हम कहते हैं इस शयोपशम लब्धि में, इस शयोपशम की परिभाषा, अब शयोपशम को समझ लें। शयोपशम लब्धि अलग है, शयोपशम अलग बात। शयोपशम की परिभाषा इस पर है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भावी क्षय, मतलब हम कहते हैं कि इसके सर्वघाती जो है ना, वो उदय में आएंगे ही नहीं, सर्वघाती उदय में आएंगे, इसका मतलब हो गया वो उदय भावी क्षय हो गया। सत्ता में पड़ा है पर उदय के अनुसार क्षय हो गया। अगर वो उदय भावी क्षय का मतलब यही होता है
कि वो उदय में नहीं आएगा, पर यह नियम कह सकते कि वो सत्ता में नहीं। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम। एक तो उदय में नहीं आएंगे और भविष्य के लिए वो उपशम रहेंगे, वही कर्म जो है उपशम रहेंगे। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धों का उदय चले, उसका उदय होगा। ये शिवोपशम की डेफिनेशन है। एक तो सबसे बड़ी बात है, शिवोपशम किस में होगा? शिवोपशम देशघाती प्रकृतियों में ही होगा। जिसमें सर्वघाती और देशघाती नहीं है, उसके अंदर ये नहीं होगा। जैसे आघाती कर्म है हमारे, उसमें हम कहते हैं कि उदय और क्षय होगा, उसमें शिवोपशम नहीं होता, उपशम नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि उसमें देशघाती प्रकृति है ही नहीं, उसमें देशघाती प्रकृति है ही नहीं। अब जब उपशम मैं कहता हूं कि शिवोपशम कैसे होगा, क्षय भी होगा और उपशम भी होगा, तो उपशम हो रहा है सर्वघाती स्पर्धकों का, उसका आप उपशम कर रहे हैं, उसका उपशम कर रहे हैं। और क्षय किसका कर रहे हैं? जो देशघाती प्रकृतियों का है, वो उदय में आ रही है और क्षय हो रही है, वो उदय में आ रही है, क्षय हो रही है। अब इसलिए कि वो जो है देशघाती स्पर्धा, तो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, यार ये दो तीन मुझे पता है इसका, लेकिन ये समझ लेंगे तो बहुत आगे जाके बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भावी क्षय, उदय भावी क्षय का मतलब है कि इसको कहते हैं हम सद अवस्था रूप उपशम उदय। सद अपनी अवस्था बनी हुई है, सद अवस्था रूप उपशम है, मतलब उसने उदय में नहीं आना पर रहेगा सत्ता में, क्योंकि हम उसको निकाल नहीं सकते। जो प्रदेशों उदय है ना, वो हमारी मर्जी से हम उठा के किसी को निकाल दें, ऐसा नहीं हो। वो प्रदेश तो हटानी पड़नी, ये प्रदेशों में तो रहेगा रहेगा, पर उदय में नहीं आए सर्वघाती का। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए शिवक्षम हम कर पा रहे हैं। अगर ये उदय में आ गया सर्वघाती का ये पोर्शन, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी ये तो बिल्कुल जीरो, तो मतलब जड़ हो जाएगा, ये जड़ हो जाएगा। अब ये इस, महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, ये जो कर्म है, हाँ, जब उपशम में तो आपने बताया था कि अंतर्मुहूर्त में ही आते और चले जाते हैं, हाँ जी, और क्षयोपशम में थोड़ा क्षय होता है, थोड़ा उपशम होता है, हाँ, पर और उसके क्षयिक हम में ही उस, खत्म हो जाते हैं। तो हाँ ये उस, जो कर्म है घाती ये जो है अघाती, ना, ये उसकी आगे कौन डेफिनेशन समझने की है। अब जब हम हाँ, कहते थे कुछ क्षय हो जाता है कुछ उपशम हो जाता है, ये तो एक बहुत स्थूल डेफिनेशन है। ये ज्यादा ये तो जो ये कौन बता कौन रहे हैं, ये कौन कैसे, कौन से कैटेगराइजेशन वाले? ये बात वही कह रहे हैं। ये हाँ, उसको टेक्निकली उसको बताया जा रहा है कि उपशम किसका होता है और क्षय किसका होता है। उपशम जो हो रहा है वो सर्वघाती, उसके अंदर जो सर्वघाती एलिमेंट्स स्पर्धक हैं, उनको साइड वो पे उसको साइड पे कर दिया, उसका उपशम कर दिया। भाई तुम उदय में नहीं आओगे, नहीं तो मैं तो जड़ हो जाऊंगा जी, ये जड़ हो जाएगा, उसको तो कर दिया साइड के ऊपर। और जो उसमें देशघाती प्रकृति है, देशघाती उसको कहते हैं जो पार्शली कवर करती है, जो कभी आपको पूरा खत्म नहीं करेगी, आपका तो उसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान खत्म कर देगी। आप देख सकते उसमें पार्शियल हो रहा है, पूरा नहीं घात हो रहा, वो उदय में आ रहा है, पूरा घात नहीं हो रहा। वो उदय में आ रहा है, आकर क्षय होता जा रहा है। अब उसमें भी डिग्री है, किसी का कितना उदय हो रहा है, मति ज्ञान, मति ज्ञान कितना प्रखर है उसका, इसका किसी का बहुत हल्का सा है, पर है तो सही ना। भाई ये चीजें तो ये वाली जो है, ये तो उसमें भी रहनी है, निगोद वाली जीव में, नहीं तो वो जड़ हो जाएगा। चाहे वो उसको पर्याय पर्याय के हिसाब से कहा गया, उस पर्याय के अंदर जो है वो आगे आगे उसमें बात, अभी इसको समझ लो कि शिवक्षम की परिभाषा इस प्रकार है। वो जो बताया जा रहा था बड़ा स्थूल में, शिवक्षम उसको कहते हैं जिसमें क्षय भी होता है और उपशम भी होता है। भाई इतना समझ के समझ लो। अब ये आगे की स्टेज है, ये आगे की स्टेज है जब हम बता रहे हैं कि सर्वघाती, और ये आप समझेंगे ना ये चीजें, इनका जो प्रभाव है, इसको समझने के बाद में कहाँ कहाँ आएंगी चीजें, वो कितनी जब समझ में आएंगे कितना आनंद आएगा आपको। अच्छा ये इसके कारण है, जीव को कोई चीज बताओगे, उसके पीछे की बैकग्राउंड जो उसका प्रोसेस है किस प्रकार होती है, अगर वो समझ में नहीं आए तो उसको आप जस्ट ऐसे ही ले लोगे, हाँ जी बताया है, ये ऐसा किताब में भी लिखा है, ऐसा बताया। लेकिन कोई उसके पीछे का प्रोसेस बता दे और आपको वो समझ आ जाए, फिर देखो कि कितना आपको पूरा उसका सिस्टम समझ आ गया कि ये होता कैसे है। ये उपशम क्या होता है और क्षय क्या होता है, और ये भी समझ आ गया कि इसमें सर्वघाती का होता है और देशघाती का नहीं।
तो ये आपको जो है ना बड़ी क्लैरिटी देगा। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय, ये शब्द न्याय उदय भावी का, उदय के हिसाब से जो है ना वो क्षय समझो, उदय में नहीं आना तो क्षय समझो। लेकिन भविष्यकालीन में उसी की बात कर रहे हैं, भविष्यकालीन 19 स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, उसी अवस्था में उपशम पड़ा रहा, सत्ता में तो रहेगा, उदय में आएगा नहीं, ये कंडीशन एक हो गई, ये तो उपशम की हो गई। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को क्षयोपशम कहते हैं। ये 3 रूप हो गई, उसका उदय में नहीं आना और उपशम हो जाना सर्वघाती का, और देशघाती का उदय में आकर क्षय हो जाना। अभी समझ में आ गया ना विपिन जी, आ गया ना समझ में? तो ये इसमें उदय में नहीं होना क्षय। अब ये हम 1-2 बार रिपीट करेंगे ना आपको हो जाएगा। ये क्षय का अर्थ सत्ता से नाश नहीं है, ये जो क्षय कर रहा है ये सत्ता, जो ये कहा उदय भावी क्षय, उदय भावी क्षय, ये क्षय का अर्थ सत्ता से नाश नहीं है, सत्ता में रहते हुए परंतु उदय में कभी नहीं आते, वहीं बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई तो देशघाती रूप होकर उदय में आते। सजा घट होगी। हाँ, मतलब जिसमें वो पूरे सारे खत्म हो गए उस कर्म के, तो अब सर्वघाती रह गया पड़ा। अब सर्वघाती को देखा कि अब मजबूरी है, क्या है कि स्थिति बंद खत्म हो रहा है, तो परंतु उदय में कभी नहीं आते, वहीं बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई तो वो जो सर्वघाती है वो देशघाती रूप होकर उदय में आ। क्लियर तो होना ही है, प्रदेशोदय तो होना ही है उनका, प्रदेशोदय तो होना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने कष्ट देना था सर्वघाती का, वो हल्का होकर गया, वो देशघाती बनकर निकल गया। मतलब आपको इस सारी स्थिति में आने पर आपको जो लब्धि मिली है, उस लब्धि का आपको बेनिफिट ये मिला, एक तो ये वो उदय में नहीं आए, और उस दौरान आपकी आत्मा इतनी निर्मल हुई तो कोई सर्वघाती उदय में नहीं हो रहा। अब लब्धि मिली है तो लब्धि का कोई बेनिफिट तो होगा ना। ये लब्धि दी जा रही है कि हे जीव, तू यहाँ तक प्रसाद करके पहुंच गया, आगे तू सम्यक दर्शन के लिए बढ़, इसके लिए हम तुझे ये एक देते। ये जो प्रोसेस है उसी को ही मिलना है जो वहां तक पहुंच गया, उस सत्ता तक पहुंच गया, उसको उसकी अब स्थिति आ रही है कि इसको सम्यक दर्शन होने वाला है, मान लो। और ये खेल सारा अंतर्मुहूर्त की बात है, अंतर्मुहूर्त में होने वाला है। ये पांचों की महाराज जी, लब्धियां हैं, सबका अंतर्मुहूर्त है, और सारा टोटल का मिलाकर अंतर्मुहूर्त है। उस महाराज अंतर्मुहूर्त के अंदर ये खेल हो रहा है सारा। महाराज जी, हाँ जी। एक कोई किसी कर्म की एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझाइए, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि अच्छा, कोई एक कर्म को लेके उसको समझाएं नहीं ये कैसे कर्म ही दिया उसका। गया है। नहीं, मति ज्ञान को लेके हम चले हैं। मति ज्ञान को लेकर, मति और शुद्ध दोनों समझ लो। मति ज्ञान वर्ग को देशघाती प्रकृति और सर्वघाती, देखिए उसमें 2 एलिमेंट है मति ज्ञान के अंदर। मान लियो बंधा ना, उसमें तीव्र कष्ट देने वाला भी बंधा, आपका आपने कुछ ऐसा कार्य किया, और कुछ हल्का भी बंधा। जी अब आपकी स्थिति ये आई, अगर आपकी स्थिति सम्यक दर्शन के नजदीक ना होती, ये लब्धि ना मिलती, तो आप उछलते। वो मति ज्ञान का आपको याद नहीं आता, वो समझ नहीं आता, वो सब होता मति ज्ञान का। अब क्या हुआ कि आपने इतना करके कर्म इतने हल्के कर लिए हैं, और आप सम्यक दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं वो कर्म उदय में मेरे कर्म आ जाए, मैं का मतलब उस सिस्टम में आ जाए, तो आप भड़क जाओगे, सर्वघाती की स्थिति आती, क्योंकि वो सारी घात कर देंगे आपको। तो वो क्या कैसे होगा उस सिस्टम में? उसका मतलब है उसको उसको साइड पे कर दिया, और आपको देशघाती, देशघाती, देशघाती कौन? नहीं तो सर्वघाती और देशघाती दोनों रहते। आम होता तो देशघाती भी रहता, सर्वघाती भी रहता, वो आपको चोट पहुंचाते, चोट पहुंचाते। और खाली सर्वघाती आ जाए तो वैसी जड़ हो जाएगा, वैसी जड़ हो जाएगा। तो देशघाती भी चाहे सर्वघाती, अब क्या करा आपको, सर्वघाती को किनारे बिठा दिया, किनारे बिठा दिया। क्यों? ये जीव को आगे बढ़ाना है, ये जीव को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही उसको, क्योंकि उसमें विपाक ही नहीं हो रहा, फल ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक फिजिकली प्रदेश उदय हो रहा है। जो कर्म लगे थे वो हट रहे हैं, बट फीलिंग नहीं हो रही, अनुभव नहीं आ रहा। तो आत्मा शांत है, रिएक्शन नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, और उस दौरान उसकी विशुद्धि बढ़ गई, उस दौरान उसकी विशुद्धि बढ़ गई। अब उसकी जब विशुद्धि बढ़ती है
तो अब वो आगे उसका हम फिर कहते हैं कि क्षयोक्षम लब्धि से अब विशुद्धि लब्धि पे चला जाए। विशुद्धता कैसे आएगी? कुछ तो कार्य करेगी ना। वो लब्धि जो है अपने काल के अंदर उसकी आत्मा के अंदर इतनी विशुद्धि ला देगी, वो उदय में नहीं होंगे। अब हमारी स्थिति क्या है कि प्रति समय कर्म बन रहे हैं, हम ध्यान साधना करते हैं, हम शांत बैठते हैं, अपने कर्मों को, अपने अंदर उछाल को जो है वो शांत कर देते हैं। हम कहते हैं ना उस समय निर्जरा हो जाती है। निर्जरा इसीलिए होती है, तेरा नवीन कर्म बंद नहीं रहा, और जो आएंगे निकल जाएंगे। अब वही हालत यहाँ पर है कि जब शिवक्षम लब्धि मिल रही है, उसको शिवक्षम लब्धि मिल गई है, अब जाते जाते वो क्या बेनिफिट देगा? तो आत्मा के अंदर एक उस समय निर्मलता आ गई उतने टाइम के लिए, और निर्मलता आई तो उसमें कषाय कम हुए, उसकी विशुद्धि हो गई, सेकंड स्टेप पे चला गया। हाँ, अब विशुद्धि हो जाएगी तो फिर उस देशना पे जाएगा। जब विशुद्धि होगी, कषाय कम हो गए, उसका स्वाध्याय में मन लगेगा। वहां प्रवचन हो रहे हैं, मित्र कह रहा है पिक्चर देखने चलो, बोला नहीं मैं वहां जाऊंगा। क्यों? देशना। अब वो विशुद्धि हो गई है, उसका लगाव हो गया। भाई मैंने तो प्रवचन सुनने, उसमें रस आने लगा। वो फिल्म देखने में, नाटक देखने में रस नहीं रहा जो था पहले। अब वो क्या होगा कि वो देशना सुनेगा। अब देशना जब सुनेगा तो देशना सुनने के बाद अब उस पर वो देशना कार्य करेगी। अब उसका प्रयोग होगा उसके ऊपर। वो सुनकर कहेगा ये तो मैं छोड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एक समय तो हो सकती है, ध्यान कर सकता हूँ, मैं ये शिविर जा सकता हूँ। अब उसकी सोच वैसी हो जाएगी, ये प्रयोग लब्धि होगी। प्रयोग के बाद में वो करण आ जाती है। करण जब आती है तो करण का मतलब अब उसने करना है। अब यथा प्रवृत्ति करण वहां तक आकर जैसी स्थिति उसकी बन गई उसी में खुश हो गया। जैसे कई बार होता है, हाँ मैं समझ गया, अब महाराज मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब मैं घर पे ही कर लेता हूँ। वो वहीं रह गया। इसको कहते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। प्रवृत्ति यथावत रही, बस वहां तक पहुंच के वो चला। उसके बाद में अपूर्वकरण का मतलब है कि वो आगे बढ़ गया। वो ग्रंथि, राग द्वेष की फर्दर ग्रंथियों को भेदन कर दिया उसने। और फिर उसका अनिवृत्तिकरण, वो अनिवृत्त नहीं होना चाहता, उसको बहुत आनंद आ रहा है, और वो सम्यक दर्शन ले जाए। ये सारी लब्धियों का प्रोसेस ऐसा है। परिभाषा के तौर में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ्लो यही है। इस समय उसी दिन को हल्का सा वैराग्य आ गया। हाँ तो उस समय उसके अंदर में ये सारा घटता हाँ, घटता है। ये कोई इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अंतर्मुख। अंतर मुहूर्त में ही खेल होता है। जैसे 6 परियाप्तियां एक साथ शुरू होती है, हाँ और तुरंत हमसे हाँ, वो ठीक है। ऐसे ही इसका समझे। हाँ ऐसे ही समझो। लेकिन इसमें गुरुदेव मथुरा वंदना। एक क्रमशः लिखा है, इसमें उससे मत कंपेयर करिए। एक एक करके एक एक करके आएगी, क्रमशः है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धों का। मथुरा वंदना में गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव ये अप्रशस्त उपशम क्यों बोला है इसको? यहाँ मतलब जैसे लिखा सद्भाव रूप उपशम, और ब्रैकेट में अप्रशस्त उपशम, ये क्यों बोला हाँ, हुआ है? इसको कहा जाता है अप्रशस्त उपशम, क्योंकि ये सारा जो खेल है ना अप्रशस्त का कर रहे हैं हम। ये जो सदअवस्था रूप उपशम होगा ये अप्रशस्त का होगा, क्योंकि आपकी अप्रशस्त में तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारा जो क्षेपक्षम लब्धि है, इसमें घाती और अघाती कर्मों की अप्रशस्त परिस्थिति जो है, उनका हीन हीन होकर अनुभाग आएगा, अनंत गुना हीन होकर। इसीलिए कहा है कि प्रशस्त में चक्कर है, प्रशस्त में। अप्रशस्त को आपका फिर भी आप संभाल सकते हो पुरुषार्थ से। इसको समझ लो कि ये जो परिभाषा है शिवक्षम की, ये अप्रशस्त की। हमने शुरू में ऊपर से जब चले हैं तो अप्रशस्त लेके चले हैं। सारा जो है ये अप्रशस्त के कारण है। अघाती को अप्रशस्त प्रकृतियां मन से तीव्र ये होती हैं, और वो घाती जो है वो तो अप्रशस्त है ही। उसमें प्रशस्त की वैरायटी नहीं है, वो तो खराबी ही है, समझ लो आप। इसमें दो वैरायटी है, जो अच्छी वाली है उसको भी छोड़ दिया। इसमें जो अप्रशस्त है और उसके अप्रशस्त है, ये उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में विनाश, दोबारा रिपीट किया जा रहा है। भविष्य में तो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हैं, अर्थात सत्ता में हैं, परंतु सर्वघाती रूप से वह कभी उदय में नहीं आते, वहीं बने रहते हैं। उनकी उदीरना, उदय रूप ना होना ही सदअवस्था उपशम यानी अप्रशस्त उपशम कहलाता है। इसका उपशम करा, ये अप्रशस्त उपशम। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है।
देशघाती कहते ही उसे जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, इसलिए एकेंद्रीय से पचेंद्रीय तक के जीवों का मति सूत्र ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है। कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं है, कोई ज्ञान रहित नहीं है। सूक्ष्म सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही है। अब उसका सारा ये डिटेल जो है ये संघाती देश जाति से मिल जाता होता है। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म को देशघाती प्रकृति का कहा है, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है? अब हम ये तो कहते हैं कि मति और श्रुत है, मेरे मति श्रुत तो है, पर ये भी तो ये भी देशघाती है, ये क्यों नहीं हो रहा? मुझे अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न सबके आपके उत्तर आ जाएंगे इसमें कि अवधि ज्ञानावरणीय कर्म को देशघाती प्रकृति का कहा है, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है? अवधि ज्ञान यदि अभी प्रकट नहीं है तो ये हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है। अवधि ज्ञानावरणी में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, यानी कि शैल अस्थि दारू भाग वाले स्पर्धक हैं, उनका उदय चल रहा है। मति ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान के अंदर उनका उदय चल रहा है, उसके अंदर मति ज्ञान इसलिए उनका उदय चल रहा है, इसलिए वर्तमान में अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। ये हमारा औदिक अज्ञान है, ये उदय में आया हुआ ज्ञान है, उस अज्ञानता के कारण वो भी ढका हुआ है। जब जिन जीवों को अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल अस्थि और दारू बहुभाग वाले स्पर्धों का उदय भावी क्षय है। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम है, उन्हें लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय है। ये उनका शायपशमी का अवधि ज्ञान। उस समय उन 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 कर्मों को अगर उसकी स्थिति वैसी बन रही है, तब उसको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि उसके अंदर शैल अस्थि और दारू भाग वाली स्पर्धों का उदय भावी क्षय हो जाएगा। सत्ता में पड़े रहेंगे, दबा उसको भी दब जाएगा अवधि ज्ञान। प्रोसेस तो सभी उन कर्मों के साथ ही है ना, जो ये घाती कर्मों के साथ हो रहा है ना, और इसमें घाती और अघाती दोनों है अपशम लब्धि के अंदर। तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम है और लता भाग वाली स्पर्धकों का उदय है। उसमें क्या है कि लता वाले भाग का उदय हो रहा है, तभी उसको अवधि ज्ञान है। मतलब उसका पूरा नहीं है, उनका उनका रुक गया, दारू वगैरह जो भारी थे, और हल्के वाले का उदय है। ये उनका क्षयपशमी का अवधि ज्ञान है। देखिए, केवल ज्ञान की बजाय केवल ज्ञान जो है, शाही ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। और बाकी चारों के चारों शायपशमी ज्ञान, चारों शायपशमी ज्ञान है। चारों देशघाती हैं, तीनों अज्ञान भी देशघाती हैं, समझ लो। सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये जो है, और निद्रा पंचक में से पांचों निद्रा ये सर्वघाती है। अगर हम एक एक की बात करें, एक एक की बात करें, ज्ञानावरण, ज्ञानावरण में केवल ज्ञान जो है ये सर्वघाती है, और बाकी चार के चार जो हैं ये देशघाती। फिर के दर्शन, दर्शनावरणी को लें तो केवल दर्शन सर्वघाती घाती, यानी उस चतुष्क में से जो चार पहले चक्षु और चक्षुगा, ये क्या है? ये इसके अंदर केवल दर्शन इधर है, बाकी तीन उधर है। चतुष्क में से चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये दर्शन जो है ये कहाँ हो गए? ये देशघाती में चले गए, और केवल दर्शन सर्वघाती में रह गए। अब उसमें निद्रा पंचक है। निद्रा पंचक जो है, पांचों की पांचों निद्रा ये सर्वघाती है, ये सर्वघाती है, ये देशघाती नहीं है, सर्वघाती पूरा करती है। ये आगे इसका भी आएगा, जब निद्रा आती है, जब जागृत होता है, क्या स्थिति होती है। तो ये जो है इसका समझिए कि ये है। अब इसके बाद मोहनी कर्म आ जाता है दर्शन में। अब मोहनी कर्म में क्या है कि मोहनी कर्म में दर्शन मोहनीय जो है, उसकी तीन कैटेगरी बनाई हमने। सम्यक दर्शन से पहले जब तीन कैटेगरी है उसकी, उन तीन कैटेगरी में मिथ्यात और मिश्र ये सर्वघाती है, और सम्यक्त वाली जो वो देशघाती, जो सबसे शुद्ध हो गई थी, वो देशघाती बन गई। ये समझ में आ जाएगा। तीन चौकड़ियां सर्वघाती हैं, स्वजलन जो है वो देशघाती, नौकशय देशघाती, वो देशघाती में चले जाए, और पांचों को पांचों अंतराय जो है ये देशघाती। अब इनका टोटल करेंगे ना तो ये 21 आ जाएगा, और वो 26 आ जाएंगे। 47 प्रकृतियां टोटल होती हैं घाती कर्मों की, उसमें 26 जो होती हैं देशघाती होगी, और ये 21 जो है वह सर्वघाती। चौक से देश जाती है, हाँ जी, तीन चौक में
तीन चौकड़ियां। हाँ, देशघाती। देश सर्वघाती। सर्वघाती। स्वजन, स्वजलन जो है लास्ट वाली वो है, वो देश है। वो देश का। पॉलिटिकल है। हम्म। मैंने कराया है। हाँ, ये कराया हुआ है, तो कभी मुझे थोड़ा याद भी नहीं, तो इतना याद कहाँ रहता है। डायग्राम बना रखी पूरी। हाँ, नहीं यहाँ अभी लिखा नहीं है कोई। हाँ, हाँ, बनाया हुआ है, ये टेबल बना के दी थी। इसके बाद में है ना, इसके लिए और क्या है? हाँ, नहीं टेबल बना के, इसकी टेबल बना के दी हुई थी, है आज आ जाती। ये लता भाग वाली स्पर्धक भी मंच से। हाँ जी, हाँ 26 है देशगाती, और 21 होते हैं, 47 होती है। 148 प्रकृतियां हैं, 101 आपकी अघाती की है, और 47 घाती की है। और 47 की घाती की जो है, इसमें सर्वघाती, देशघाती, अघाती में तो सर्वघाती देशघाती होता नहीं है, उसमें अघाती का तो चक्कर ही नहीं, इसी का ही है। उसमें सिर्फ प्रशस्त और अप्रशस्त का है, लेकिन इसमें क्या है, ये अप्रशस्ती है। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक हैं। मतलब लता भाग भी जो कहा है ना हमने, लता भाग स्पर्धक, इसमें भी बहुत वैरायटी है। मंद से तीव्र तक अनेक हैं। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी कि अधिक आवरण का उदय होगा, तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो, तो अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। कभी हम कहते हैं इसका अवधि ज्ञान यहां से यहां तक है, उसके कारण काल का भी फर्क आ जाता है और डिस्टेंस का भी आ जाता है, सीमा। फिर इसकी, इसका तो जम्बू द्वीप का, इसका तो 2.5 द्वीप का है। वो सारा क्या है कि उसी हिसाब से उसका क्षयोपशम हुआ, कि जैसे कर्म। तो इसी कारण देश अवधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं। परम अवधि ज्ञान तो केवल ज्ञान लेके ही जाएगा उसी भव में, जिसको परम अवधि ज्ञान। परम अवधि ज्ञान के लिए तो ये अवधि नहीं नहीं, परम अवधि लास्ट है, ये कैटेगरी है परम अवधि ज्ञान। परम के अंदर सारा हट गया। परम अवधि ज्ञान वाला केवल ज्ञान लेगा ही लेगा, होगा ही होगा उसका, उसको परम अवधि ज्ञान है। हाँ, परम अवधि ज्ञान के नहीं देख पा रहे। नहीं नहीं, ये है देशघाती, देश अवधि ज्ञान और परम अवधि के अनेक भेद। इसकी लिमिट है ना, शब्दों में मत जाओ, कि देश अवधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं। ये रेंज है पूरी। देशघाती अवधि ज्ञान जो है आपको, देश अवधि है पार्टली, और परम अवधि ज्ञान एक से है। इसके बीच में हाँ, इसके बीच में अनेक भेद पाए जाते हैं। तो इसी कारण देश अवधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं। अब दोनों, हाँ, भाषा पे इतना क्यों लिख रहा, जब आदमी उस भाषा के समझ, मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो, इसको नहीं पढ़ो जो बोल रहा हूँ। लिखने का तो अलग टर्न हो। हाँ, इसको मति श्रुत ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धों में से मंद आवरण का उदय हो तो तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है, और तीव्र आवरण का उदय हो तो ज्ञान का उघाड़ कम होता है। ये भी वेरिएशन बता दी। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोह जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। जो सबसे ज्यादा लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोह जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतवां भाग कहते हैं। हाँ, इसी को, उसमें भी अपर्याप्त जो है, हाँ अपर्याप्त, उसी को अक्षर का अनंतवां भाग कहते हैं। अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान का एक भेद है, अक्षर ज्ञान जैसे कहते हैं। ये अब हम पर्याय और अक्षर में ही फर्क डाल देंगे। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। मतलब पर्याय ज्ञान से उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति उसकी ज्यादा है, अक्षर ज्ञान में होते हैं। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया, पर्याय समास ज्ञान। जीव के पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, सर्वथा ज्ञान रहित तो कोई जीव नहीं होता। यदि किसी जीव पे पर्याय ज्ञान का उदय हो जाए, तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ हो जाए। यानी पर्याय ज्ञानावरण, जो उस पर्याय को जो रोकता है, पर्याय ज्ञान को जो रोकता है, वो आवरण। मतलब ये कि एक मिनिमम जो है ना, जो आवरण आ रहे हैं, उसमें एक आवरण ऐसा है जो पर्याय, वो जो पर्याय ज्ञान है उसको भी रोक देता है। जीव के पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित होकर जड़ हो जाएगा। इसलिए पर्याय ज्ञान निरावरण ज्ञान है, निरावरण है। और ये केवली के भी है, ये ज्ञान जो है, आगे देखेंगे हम। पंडित पर्याय निरावरण, पर्याय ज्ञान निरावरण ज्ञान है। पर्याय समास ज्ञान,
समास समास ज्ञान। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना केवल ही भगवान के शिवक्षमी ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षय पाया जाता है। तो देशघाती सर्व जो कुछ भी है, केवल ज्ञान तब होना है जब पांचों ज्ञानावरणी कर्मों का पूर्ण क्षय पाए। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औदिक अज्ञान है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका शायक्षमी ज्ञान है। एक बार हाँ जी। पर्याय ज्ञान तो सभी जीवन पाया जाता है, हाँ, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान। और पर्याय समास ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान तो अक्षर ज्ञान का जो बताया ना, अक्षर ज्ञान का ही है। अक्षर ज्ञान से उसमें उसमें अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, हाँ अनंत गुना है, इसलिए इसलिए उसको फिर उसको कम है, और अविभाग प्रतिच्छेद से एक समास ज्ञान कर दिया, पर्याय समास ज्ञान। पर्याय समास ज्ञान जो है, हाँ। उसके बहुत सारे हाँ, बहुत सारे हाँ, वह उनका शायक्षमी ज्ञान है। केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र, अब ये समझे क्या सा घात करती है, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। हाँ, अपने प्रतिपक्ष ज्ञान का नहीं करती। हाँ, मति उसका बाकी चार का नहीं करती, अच्छा जो केवल ज्ञान जिससे होना है ना उसको पूरा कवर करती है। केवल ज्ञानवर्णी प्रकृति सर्वघाती है, किंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। उसके उदय में तो अन्य चार ज्ञान का शिवक्षम चालू रहता है। ये फर्दर क्लैरिटी की जा रही है, बराबर। शिवक्षम चालू रहता है, उसी कारण सत्यान वृद्धि आदि निद्रा पंचक सर्वघाती है। परंतु वे दर्शन मतलब चक्षु चक्षु अवधि दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। वो चक्षुष है ना, चतुष्क अलग दर्शन है और पंचक अलग है, वो सर्वघाती है, पर इसको कोई इफेक्ट नहीं करती, इसको कोई नहीं इफेक्ट करती। दर्शन के अंदर उधर क्या हो गया, केवल दर्शन और निद्रा पंचक पांचों, ये सर्वघाती हो गए। अब बाकी चार जो दर्शन बचे, वो बचे चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, इसका घात नहीं होता करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था है, अब वो जो ज्ञान जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करती है, जागृत अवस्था का। केवल दर्शनावरणी सर्वघाती है, उसका उदय 12वें गुण स्थान तक निरंतर रहता है, और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य तीन चक्षु चक्षु या अवधि दर्शन होते रहते हैं। निद्रावस्था में चार दर्शनावरणी के साथ निद्रा पंचक में से किसी एक निद्रा का दर्शनावरणी कर्म का उदय रहता है। वो कर्म उदय में आएगा ना, निद्रा का, निद्रा वाला है तो निद्रा में आ गया, वो कर्म उदय में आ गया तो उसको निद्रा में जाएगा, और दूसरा वाला गया निद्रा वाला गया तो उसमें जाएगा, बाकी चार में नहीं जाएगा। शाही ज्ञान अथवा अर्थात केवल ज्ञान। अब शाही ज्ञान किसको कहते हैं? शाही ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरणी का क्षय होने पर प्रकट होता है। शाही दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरणी कर्म का क्षय होने पर प्रकट होता है। शाही सम्यक सर्वघाती मिथ्यात दर्शन मोनीय, मिथ्यात्व दर्शन मोनीय, मिश्र दर्शन मोनीय और देशघाती सम्यक दर्शन मोनीय के क्षय होने पर प्रकट होता है। शाही सम्यकत्व कब होगा? शाही सम्यकत्व होगा जब सर्वघाती मिथ्यात्व और मिश्र ये और सम्यक्त दर्शन मोनी देशघाती है, इसके क्षय होने पे प्रकट होता है। दो तो सर्वघाती वाली है, और एक जो आ गई है वो देशघाती वाली, क्योंकि उसमें उसका सम्यक दर्शन तो चल ही रहा है, सम्यक्त दर्शन मोनी में क्षय होने पर प्रकट होता है। शाही चरित्र भी दोनों ही प्रकार का, अर्थात अब शाही चरित्र की बात आई, अर्थात सर्वघाती और देशघाती स्वजलन और नौकशाही, ये चित्र मोनी के क्षय होने पर होता है। सर्वघाती के होंगे 3 चौकड़ियां, और स्वजलन जो है वो देशघाती में, और नौकशाही जो है देशघाती में, ये सारे खत्म होंगे तो उसको चरित्र मोनी का क्षय होगा, ये भी क्षय होगा। तो केवल ज्ञान के लिए सारों का क्षय होगा। ये जैसे 9 शायिक होते हैं ना,
शायिक जो है ज्ञान, जो कर्म जो है, जब केवल ज्ञान होता है तो नौ नौ प्रकृतियों का मिलता है शायिक, जिसको हम शायिक कहते हैं। 5 तो वो है ये अंतराय कर्म के, अंतराय के, हाँ, वो सारे मिलते हैं, लाभ दान वो सब शायिक हो जाते हैं। और बाकी जो 3 है घाती कर्म है, इसके अंदर तो शायिक है ही। अंतराय कर्म को मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसलिए उनके शय से शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक आत्मवीर प्रकट होते हैं। शिवक्षम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के शिवक्षम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में शिवक्षम नहीं होता है। उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी शिवक्षम होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि अघाती कर्मों में सर्वघाती और देशघाती रूप विकल्प ना होने से उनका शिवक्षम नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा, चाहे केवल ज्ञान आ जाए। जितना आपका आयुष है और नाम कर्म है, जो कुछ है वो आपको अंत तक आयुष कर्म वो भोगना पड़ेगा, उसमें आप केवल ज्ञान ही नहीं कुछ कर सकते उसका। तब उसे मतलब जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। ये हम पहले बात कर रहे हैं। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है, उससे ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। जब स्पर्धों का अनुभाव घटता है तो ऊपर से नीचे के स्पर्धों में आ मिलते हैं। उधर निषेकों में डाउन होता है, उधर स्पर्धकों में आ जाता है, स्पर्धकों में डाउन हो जाता है, उसके अनुभाग के हिसाब से घटता है। तो अर्थ अनुभाग कम हो गया। विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर तब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ जाते हैं। उसे स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात, ये वर्ड 2 आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसको इतना समझ लो बस, कुछ नहीं। कि जब हम कहते हैं ना अपकर्षण उत्कर्षण कहते हैं, कुछ निषेक में से ऊपर से नीचे परमाणु आ गए, कुछ निषेकों के ऊपर से नीचे आ गए। लेकिन जिस समय क्या होता है, पूरा का पूरा निषेक, कई निषेक, यानी स्पर्धक का स्पर्धक ही खत्म हो जाए, तीसरा वो जो स्थिति आती है, उसका पूरा का स्पर्धक वो सारे ही नीचे आ गए, उसको हम कहते हैं स्थिति कांडघात। अब थोड़े से आए तो स्थिति तो कम होगी नहीं, कांडघात है। उसमें उन्हीं कर्मों की स्थिति जो है उसके कारण उसका फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वो पूरा लौट आ गया, हाँ पूरा लौट आ गया, और उसके कारण अनुभाग भी खत्म होगा। तो ये स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात, ये इसको समझ लीजिए, जस्ट मैं पढ़ देता हूँ, उसको बस दिमाग में रखो। जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाव वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तो उसे कांडघात द्वारा कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। नीचे नीचे संख्या बढ़ जाती है, ऊपर से संख्या कम हो जाती है, नीचे बढ़ जाती है। इसे अनुभाग कांडघात कहते हैं। ये आप समझ गए। ये हमने सारे करीब की डेफिनेशन जो आगे जाके आएंगी वो सारी कर ली हैं। बीच बीच में इनका वर्णन आता जाएगा, इससे सुनकर घबराओ नहीं। ये एक बार में होगा भी नहीं, मैं बात तो मुझे पता है ये नहीं होगा, लेकिन आपको करते करते 2-3 बार 4 बार में ये बन जाएगा, तब आपको बड़ी गहराई से समझ आएगा आगे। नहीं तो आप बस जान लोगे हाँ हो गया हो गया। ये अगर एक बार ये मुझे मालूम है, समझना कैसे समझा जाता है, इसमें समय लगता है ना अभी, कैसे लगता है। अब नीचे कैसे आना, मैं एक बार दिखा दूं। ये सिर्फ उसके ऐड करने के लिए 4 पेज अलग लिखे गए हैं फटाफट। ये देखिए ऊपर से नीचे आता है ना, ये एक समय बाद आना था, ये उसके समय, नेक्स्ट 2 समय, ये 3 समय, ये 4 समय, ये 5 समय, 6 समय। यहाँ का कुछ माल नीचे आ गया, थोड़ा आया तो ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ेगा। पूरी की पूरी लाइन नीचे आ गई, पूरी पूरी लाइन नीचे आ गई, तब आपका एक समय आपका कम हो गया, एक समय कम हो गया, 2 समय कम हो गया, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ऊपर का पूरा स्पर्धक ही नीचे आ गया सारा। तो तब तो आपकी ये कांडघात हो, ये कांडघात हो गया। और ये जो हो रहा है ये उत्कर्षण अपकर्षण है। थोड़े से नीचे आ गए, एक निषेक नीचे आ गया, वो आपने उतरे समय का वो कर दिया, एक लाइन नीचे आई, 2 आई, ये पूरा कांडघात हो गया पूरा, मतलब आपने कांड कर दिया पूरा का पूरा। हाँ, तो पूरा बैच ही खत्म कर दिया उससे आकर। ये स्थिति क्या है, ये सारी
आपके करने से तो होनी नहीं, पर होता है ऐसा। जब हमारी स्थितियां सुधरती है ना, मतलब ये आप देख लीजिए कि जैसे हम इम्प्रूव करते हैं ना, हमको सिस्टम से बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको आपको आगे बढ़ाने के लिए फुल सपोर्ट होती है। कुछ पुरुषार्थ आप करते हो, कुछ आपको वो, चाहे अब ये लब्धियां, अब हम लब्धियां डिस्कस करेंगे, तो अब इसके आगे जो है ना, अब पांचों लब्धियां कैसे आपको लाकर और वहां सम्यक दर्शन पे बिठा देती, सम्यक दर्शन पे बिठा देती। अंदर क्या कुछ चलता है उसकी ये बैक सारी जो है ना, बैक थ्योरी सारी बता दी कि इसके पीछे कैसे कैसे होता है, उत्कर्ष निषेध कैसे होते हैं, वर्ग कैसे बनते हैं, वर्गनाएं क्या हैं, उन वर्गनाओं के स्पर्धक कैसे बनते हैं, स्पर्धक, ये सारी डेफिनेशन जो है एक बार फिजिकली आप दिया जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात। महाराज जी है तो मुश्किल थोड़ा सा हाँ मुश्किल है, मैं मानता हूँ इसमें आसान नहीं है, इसमें मुश्किल है। इसको, या इसको, या तो आप ऐसे एक बार हमें आप ऐसे याद भी कर, याद आपने करना नहीं है, याद तो मुझे आपको कराना है। हाँ नहीं इसीलिए कह रहे हैं, तो आप सिर्फ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले उनको ये जो परिभाषिक शब्द एक है एक ना, करके लेकिन इसके समझाना। साथ जो थ्योरी समझाई जा रही है ना, आपको याद ना भी रहे, बट ये होल प्रोसेस कैसे चलता है ये तो समझ में आना चाहिए, आना है ना। नहीं वो भाई आता है, फिर साथ में मुश्किल से भूल लेकिन भी ये जाते ये हैं। आएगा एक बार। ये कागज पेंसिल लेके बैठ के लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ये 4 पेज इसीलिए लिखे कि आपको ये समझ कागज लगे और सारी पेंसिल लेके बैकग्राउंड है। बैठना पड़ेगा। नहीं तो एक बिल्कुल सीधा सा लिखा हुआ है और वैसे ही समझ आ जाएगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये लेना है, ये कैसे होता है, उसको वो अलग आनंद आएगा, ये होता है ऐसे। ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए हाँ ये मिलेगी। ऐसा है, ये अपॉर्चुनिटीज है ये मुझे निकलने के पता लिए। है, ये प्रत्येक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, बट जो वाकई उसका समझना चाहता है और उससे आगे जब चीजें आती हैं तो कैसे होती हैं सारी, क्योंकि सारा व्यवस्था है, सारी कैलकुलेशन है, कैसे कौन ऊपर से आना है, नीचे आना है, कितनी परसेंटेज आनी है, उसमें तो हम गए नहीं अभी, लेकिन वो सारा सिस्टमेटिक है। इन चीजों को पढ़ने से हम धड़ल्ले से कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है। हाँ चारों प्रकार के बन रहे हैं, तो ये जरूरी है कि तो शहर वाले वो ज्यादा संख्या वाले होंगे, ज्यादा परसेंट में लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है इसमें, आप कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर सारे ही हो सकते हैं। मतलब ये क्या, निषेक में एक निषेक जो कह रहे हैं उसमें चारों वैरायटी हो सकती है। है। हाँ स्लेनियस है, सारी है। नमो हरिहंता हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम आभूमंगलम केवलम तदारि विरुद्धानि हंतागम सिद्धात्मा साहूल उत्तमा केवलम तमोलम तदारि शरणं पूज्यामि अरिहंते शरणं पूज्यामि सिद्धे शरणं पूज्यामि आहू शरणं पूज्यामि केवलम कर रहे हैं ना, ऐसे